कितना ही बात आज के तक महीने में आपको कौन ही होना है कोई थे नहीं होना है मेरे ये देखो नमस्कार, मैं हूं भगवान सिंह लाबरा और आप सभी का स्वागत है मरुभूमि टाइम्स के इस एपिसोड कत्ल की रात में। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कत्ल की उस रात की पूरी कहानी और साथ ही हम आपके सामने रखेंगे उन नकाबपोश उजले चोलाधारी मौत के सौदागरों का वो सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज दिन तक खरताराम प्रकरण के बारे में आपने पत्र पत्रिकाओं और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जाना, वो एक आधी अधूरी कहानी है। आज आपको अपने परिवार के साथ इस पूरे एपिसोड को जरूर देखना चाहिए ताकि खरताराम और उसके परिवार के साथ घटित हुए घटनाक्रम के गंभीर संदेश को जान सके और कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो सके। सबसे पहले घटनाक्रम को समझते हैं। खरताराम की शादी घटना से करीबन 1.5 साल पहले उन्हीं के गांव की एक लड़की से हो जाती है। उस वक्त लड़की 11वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। शादी के बाद लड़की के माता पिता लड़की को उसके ससुराल नहीं भेजते थे। इस संबंध में गांव के मौजूद लोगों के साथ कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायतें भी और नतीजा ये निकला कि यदि खरताराम अपने माता पिता से अलग घर बनाकर रहे तो लड़की को ससुराल भेजा जाएगा। 2 मई 2023 को खरताराम अपनी ढाणी से दूर पुरानी पैतृक ढाणी में अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। 3 मई 2023 को धन्नाराम पुत्र वीरमाराम, जिसकी ढाणी खरताराम के ढाणी के पास ही है, खरताराम की पत्नी को फोन कर जागरण के कार्यक्रम में बुलाता है, लेकिन खरताराम को नहीं। खरताराम की पत्नी खरताराम को बिना कुछ बताए धन्नाराम के वहां जागरण पर चली जाती है। इस बात का पता चलने पर खरताराम पीछे पीछे धन्नाराम के वहां जाती है। जब धन्नाराम खरताराम से बोलता है, भाई तेरे को यहाँ पर किसने बुलाया जो तू यहाँ पर आ गया। अजीब ही विडंबना थी कि खरताराम को जागरण का निमंत्रण नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी को था। उसकी पत्नी चली भी गई। धन्नाराम का खरताराम से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन खरताराम की पत्नी से जरूर था। बाकी आप समझ ही गए होंगे। उसी जागरण में दिनेशपुरी, जो कि खरताराम की पत्नी का सहपाठी था, वो भी आया हुआ था। अगले दिन यानी 4 मई 2023 को शाम को अपने पड़ोसी खियाराम के वहां कुत्र करवाने जाता है और रात को 10 बजे वापस अपने घर पर आता है। 4 मई की रात को खरताराम अपने घर से अचानक ही गायब हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कत्ल के रात की वो खौफनाक कहानी जो अब तक आपके समक्ष कोई नहीं लाया। पहले मैं आपको इस कहानी के किरदारों का परिचय करवाता हूँ। ये सारे किरदार और इस पूरी कहानी को हमारी टीम ने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन और हमारे सूत्रों से जानकारी बटोरकर संकलित किया है। दिनेशपुरी कगाऊ गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था और वो धन्नाराम के घर पर घटना के एक दिन पहले हुई जागरण में मौजूद था। दिनेशपुरी और खरताराम की पत्नी एक ही स्कूल में पढ़ रही थी। खरताराम की पत्नी शादी के बाद कभी ससुराल नहीं रही। दिनेशपुरी के साथ उसी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती थी। लूणाराम बेनीवाल खरताराम का सेडा पड़ोसी कगाऊ गांव में वेल्डिंग की दुकान चलाता था और दिनेशपुरी का खास। हमारे सूत्र बताते हैं कि कहानी का एक और मुख्य किरदार है जिसका नाम हम आज आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक काल्पनिक नाम रखकर पूरी कहानी स्पष्ट करेंगे। जयेश, जो कि एक काल्पनिक नाम मान लिया जाए। जयेश की कुंडली खंगालने पर पता चलता है कि वो मादक पदार्थों की तस्करी का काम करता है। जयेश लूणाराम से संपर्क में था। अब हम आपको बताते हैं कि उसी रात हुआ क्या था। खरताराम पुत्र करवाकर 10 बजे वापस घर पर आता है। खरताराम के घर आने के बाद खरताराम की पत्नी दिनेशपुरी को फोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। खरताराम का घर रोड से करीबन आधा किलोमीटर दूर है। दिनेशपुरी अपनी बाइक को रोड साइड पर ही खड़ा कर देता है और वहां से खरताराम के घर तक पैदल आता है। करीबन 10 और 11 बजे के बीच दिनेशपुरी खरताराम के घर पर पहुंचता है। जब दिनेशपुरी खरताराम के घर पर पहुंचता तब खरताराम झोपड़ी में चारपाई पर लेटा होता है और खरताराम की
पत्नी भी उसी झोपड़ी में होती है। खरथाराम अपनी चारपाई के पास ही कुल्हाड़ी लेकर ही लेटा होता है। जब खरथाराम दिनेशपुरी को देखता है तो बोलता है, अरे तुम यहाँ मेरे घर पर किस लिए आया है? और कुल्हाड़ी लेकर दिनेशपुरी की तरह झपट ही रहा होता है। तब तक खरथाराम की पत्नी अपनी पूरी ताकत के साथ खरथाराम को दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लेती है और दिनेशपुरी खरथाराम से कुल्हाड़ी छीनने का प्रयत्न करता है। खरथाराम की पत्नी दिनेशपुरी और खरथाराम में एक संघर्ष होता है और दिनेशपुरी कुल्हाड़ी छीन लेता है और एक जोरदार वार खरथाराम के सिर पर करता है और खरथाराम वहीं गिर जाता है। खरथाराम के सिर से खून बहने लगता है। तब खरथाराम की पत्नी और दिनेशपुरी एक चुनरी लेकर उसके सर और मुंह को बांध देते हैं। कुल्हाड़ी का वार इतना तेज होता है कि खरथाराम को चूं तक करने का मौका नहीं मिलता। अब खरथाराम को उसी चारपाई पर डाल दिया जाता है जिस पर वो पहले लेटा था। खरथाराम की पत्नी और दिनेशपुरी फिर रंगरेलियां मनाने में लग जाती है। एक तरफ खरथाराम तड़प तड़प के मर रहा था तो दूसरी तरफ रंगरेलियों वाला खेल जारी था। अगले आधे घंटे में खरथाराम दम तोड़ देता है। फिर खरथाराम की पत्नी पहले अपने मोबाइल से सिम कार्ड को बाहर निकाल लेती है और बाद में खरथाराम के मोबाइल से सिम कार्ड को बाहर निकाल दिया जाता है। अब दिनेशपुरी और खरथाराम की पत्नी आश्वस्त हो चुके थे कि खरथाराम मर चुका है। 12 बजे के बाद ये खरथाराम की डेड बॉडी को पैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले खरथाराम के सर के घाव में जो चुनरी लपेटी होती है वो ठूंस दी जाती है। फिर चारपाई पर बिछी राली को बॉडी के ऊपर लपेट कर बांधा जाता है। खरथाराम के घर पर गाड़ी की एक लंबी सीट थी, उस सीट के रेगजीन को काटा जाता है और फिर बॉडी को प्लास्टिक की उस रेगजीन में लपेट कर बांध दिया जाता है। अब लूणाराम को कॉल करके बुलाया जाता है और लूणाराम जहां दिनेशपुरी ने बाइक खड़ी की थी वहां पर आ जाता है। दिनेशपुरी अपनी चप्पलें उतार कर खरथाराम के जूते पहन लेता है ताकि गुमराह किया जा सके कि खरथाराम ही जूते पहनकर कहीं गया है और उसके उन चप्पलों को ढाणी में बने कमरे की छत पर डाल दिया जाता है। अब खरथाराम की पत्नी और दिनेशपुरी बॉडी को मिलकर उठाते हैं और रोड की तरफ ले जाते हैं। इस दौरान एक बार बॉडी को रोड तक पहुंचने से पहले जमीन पर रखा भी जाता है क्योंकि दोनों थोड़े थक जाते हैं। रोड पर लूणाराम पहले से ही मौजूद था। दिनेशपुरी और लूणाराम उसी बाइक जिससे दिनेशपुरी आया था उस पर बॉडी को ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बॉडी को बाइक पर ले जाना मुमकिन नहीं हुआ। तब एक गाड़ी को बुलाया जाता है। उस गाड़ी में डालकर बॉडी को कगाऊ गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने खाली पड़े टांके तक ले जाया जाता है और बॉडी को इसमें डाल दिया जाता है। ये टांका दिनेशपुरी के घर से मात्र 200 से 300 मीटर दूर था। खरथाराम की पत्नी रोड से जब वापस घर तक जाती है तब जूतों के निशान पर अपने कदमों को रखते हुए आती है ताकि उन जूतों के निशानों को गायब किया जा सके। रात को करीबन 2-2:30 बजे भयंकर आंधी आती है। खरथाराम की पत्नी वापस घर पर पहुंचकर कुल्हाड़ी को पानी से धोती है ताकि उस पर लगे खून के निशान मिटाए जा सके। कुछ और कपड़े होते हैं जिन पर खून के धब्बे होते हैं, उन्हें भी रात को धोया जाता है। आंगन में खून गिरा होने के कारण रेत को लाया जाता है और रेत के साथ आंगन को कुरेद कर उस मिट्टी को घर के बाहर की तरफ बनी खेजड़ी के नीचे डाल दिया जाता है। रात के अंधेरे में खरथाराम की मौत का हर सबूत मिटाया जा रहा था। दिनेशपुरी और लूणाराम और अज्ञात अपना काम कर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह करीबन 7 बजे खरथाराम की पत्नी अपने पड़ोसी देदाराम के घर पर जाती है और बोलती है कि खरथाराम मजदूरी पर चला गया है और मेरी भी सिम साथ में लेकर गया है, इसलिए मुझे फोन दो ताकि मैं मेरे पिताजी को फोन करके मायके जा सकूं। खरथाराम इतना जल्दी सुबह मजदूरी पर चला गया, ये बात देदाराम के परिजनों को अटपटी लगी क्योंकि इतनी जल्दी कोई बस या कोई और साधन वहां से जाने का नहीं था। फिर खरथाराम की पत्नी वहां से फोन लेकर अपने पिता को फोन करके यही बताती है कि खरथाराम उसे झगड़ा करके मजदूरी पर चला गया है और आप मुझे आकर यहाँ से ले जाए। खरथाराम की शादी आटा साटा में हो रखी थी। जब खरथाराम की बहन को पता चलता है कि खरथाराम की पत्नी ने फोन किया है कि खरथाराम मजदूरी पर चला गया है और उसकी पत्नी वापस आने का बोल रही है, तो इसको अजीब सा लगा। उसको लगा कि उसका भाई अचानक से मजदूरी पर कैसे चला गया। तो उसने अपने पिताजी को फोन कर बताया कि भाई एकदम से
मजदूरी पर कैसे चला गया। तो खरथाराम के माता पिता को भी शक हुआ। खरथाराम के माता पिता दोनों देदाराम के घर पर आए जहां खरथाराम की पत्नी थी और उससे पूछा कि बिना बस इतना जल्दी खरथाराम कैसे मजदूरी पर चला गया। तो उसने बताया कि मेरे से लड़ाई कर मेरे सिम कार्ड को लेकर किसी मोटरसाइकिल वाले को बुलाकर मजदूरी पर चले गए। खरथाराम के सारे परिजन खरथाराम के ढाणी पहुंचे तो देखा जगह जगह पर हल्के हल्के खून के छींटे थे। परिजन खून के छींटों के आधार पर रोड तक गए। ढाणी से रोड तक हर जगह थोड़े थोड़े खून के छींटे मौजूद थे। परिजन रोड तक गए तब तक खरथाराम की पत्नी ने अपना थैला उठाया और मायके चली गई। खरथाराम का ससुराल उसके घर से 1.5 किलोमीटर ही दूर था। खरथाराम के परिवार वाले इस संदेह के साथ ही उनके लड़के के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है रोते हुए ढाणी तक वापस आए। वहां पर उन्होंने वो कुल्हाड़ी मिली जिसके हत्थे पर खून के निशान थे। घर के आंगन में खून के निशान थे। गाड़ी की सीट फटी हुई थी। एक राली गायब थी। खरथाराम की ढाणी के हालत चीख चीख कर बता रहे थे कि खरथाराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। खरथाराम की पत्नी दिनेशपुरी, लूणाराम जैसे किरदार आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जयेश, जो कि हमारी तरफ से काल्पनिक नाम है, उसी के इशारे पर यह सब हो रहा था। उसी ने अपराधियों को 13 महीने तक बचने में सहायता की। हर कत्ल का एक मोटिव यानी कि कत्ल करने के पीछे की मंशा होती है। क्या था इस कत्ल का मोटिव? खरथाराम की पत्नी और दिनेशपुरी का लव एंगल था, तो लूणाराम वहां क्यों? लूणाराम किस वजह से इस योजना में शामिल हुआ? जयेश की भूमिका क्या है? इतने सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों सारे पंच और बड़े बड़े टोकल जी ने ये बातें फैला दी कि खरथाराम भाग गया? खरथाराम के परिजन जब नेताओं तक पहुंचे तो नेताओं ने क्या जवाब दिए? कैसे उठा इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा और कितने किरदार? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे कत्ल की रात पार्ट 2 में। तब तक रखिए अपना ख्याल और बने रहिए मरुभूमि टाइम्स के साथ। नमस्कार।